दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है अच्छे से चल रही होगी। आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया है। तो बिना देरी करे आप अपनी जो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपके लिए बताता हूँ कि आपको सिलेक्शन लेने का क्या तरीका है, कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। उस बारे में एक बार चर्चा करते हैं। एक ये भी जानेंगे इसका सिलेबस क्या है, यूपीएसआई का कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के रहते हैं, कट ऑफ मतलब क्वालिफाई करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। इन सारी जो चर्चाएं इन सब पर चर्चा करते हैं। तो एक बार आप ध्यान से देखते रहिए कि यूपीएसआई क्या पैटर्न रहता है, कैसे कैसे एकदम क्वालिफाई होता है। तो इसके बारे में एकदम विस्तार से जानते हैं। तो आप देखते रहिए। और मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी, आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी का कितना बड़ा रोल होता है यूपीएसआई में। जैसे एसआई में जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और मूल विधि से रहते हैं। तो इसीलिए इंडियन पॉलिटी और मूल विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं स्पेशल इंडियन पॉलिटी की बात करूं, मूल विधि को इससे हटा के, तो अकेले पॉलिटी सब्जेक्ट से कम 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 6 से 8 क्वेश्चन मूल विधि के होते हैं। और जो बचते हैं लास्ट के 16 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन, वो पूरे जीएस को कवर करके आते हैं। जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, यूपी स्पेशल, ये सारा जो पोर्शन होता है ये अलग है 16 क्वेश्चन का। और 16, 17 से 18 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के स्पेशल हैं। तो इसलिए पॉलिटी सब्जेक्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे पहले। तो एक बार एक इसका डिस्कशन समझ लेते हैं कि यूपीएसआई में क्या क्या आता है, कैसे कैसे इसका पैटर्न रहता है। हम बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई में क्या है, 160 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 160 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन है 160। कितने मार्क के हैं? तो टोटल 400 नंबर के, ये 400 नंबर के टोटल क्वेश्चन है 160। मतलब कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं इसमें। अच्छा, इसमें पूछा क्या जाता है, इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस जो है, मैं सिलेबस की बात करूं इसकी, तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? इसमें टोटल 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? 4 सेक्शन जानते हैं। पहला सेक्शन है इसका हिंदी का। दूसरा सेक्शन किसका है? दूसरा सेक्शन है मैथ। तीसरा सेक्शन है इसका रीजनिंग। चौथा सेक्शन है इसका जीके एंड जीएस। तो ये टोटल 4 सेक्शन होते हैं यूपीएसआई में। इसके कितने कितने क्वेश्चन होते हैं? जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। ऐसे ही मैथ के जो है इसके भी 40 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। इसके बाद रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। और इसके बाद जीके जीएस के भी मिला के टोटल 100 नंबर के 40 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। इसकी एक बेस्ट तरीका समझिए इसे क्वालिफाई करने का। इसे क्वालिफाई करने का तरीका क्या है कि आप कैसे इसे आसानी से कम पढ़ के भी इसे क्वालिफाई कर लें। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, मैं इसकी एग्ज़ाम की एक सच्चाई आपको बताता हूँ। जैसे आपको बहुत लोगों में डाउट रहता है कि भाई मैथ हमसे तो नहीं आता, हम नहीं पढ़ पाते मैथ, मैथ बहुत टफ है, या ऐसी कुछ बातें होती हैं तो समझ में नहीं आता। तो मैथ का मैं आपको क्लियर बताऊं, इसमें जो मैथ का सेक्शन है, मतलब 40 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं, इसका क्या है रूल। मैथ में से 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। अगर आपको लगता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से कम 15 प्लस क्वेश्चन, कितने? 15 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड होते हैं। मतलब एक रीजनिंग के आधार पर कम से कम आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? 15 क्वेश्चन मैथ में रीजनिंग बेस्ड मिलते हैं। बचे कितने? टोटल बचे 25 क्वेश्चन। कितने?
अब बचे 25 क्वेश्चन। अब आपको 25 क्वेश्चन पर फोकस करना है। इसके कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मैथ पे टारगेट करना है तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको कमांड करनी होती है। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज होता है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज। इसमें एडवांस मैथ इतना नहीं है, मतलब एक दो क्वेश्चन आता है एडवांस मैथ का, बाकी एडवांस मैथ है ही नहीं। तो एडवांस मैथ अगर आप पर नहीं आता तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम में आता भी नहीं है। तो आपको बस फोकस रखना है जो बेसिक चैप्टर हैं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये नंबर सिस्टम। तो कुछ ऐसे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। मतलब आपने 4 से 5 टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो आपके जो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें से 20 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ से CI SI परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चन आप बस बेसिक टॉपिक कवर कर लीजिए तो आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी बचा रीजनिंग। तो रीजनिंग 15 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग के ये और 40 क्वेश्चन ये, यानी कि आपको 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। रीजनिंग भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितना आपको लगता है। जैसे कि SSC बैंकिंग में बहुत टफ रीजनिंग पूछी जाती है, लेकिन UPSI की रीजनिंग इतनी टफ नहीं है। कुछ इसमें जो टॉपिक हैं रीजनिंग के जो पूछे जाते हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सीक्वेंस होता है, बना होता है सीक्वेंस, उसको आपको अरेंज करके एक स्टेप बाय स्टेप सेट करना होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। न्याय निगमन के पूछे जाते हैं, कथन निष्कर्ष के ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत आसानी से उनको आप समझ सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो रीजनिंग इतना हार्ड नहीं है, आसानी से कवर कर सकते हो। मैथ का ये है इसका पोर्शन, मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको मैथ में डर लग रहा है इसमें, तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप इंतजार कर रहे हैं SI बनने का, तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है। तो ये दोनों बात हो गई किस किस की, मैथ की, और पहली बात मैथ की, दूसरी रीजनिंग। दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि रीजनिंग आपका बेस्ट, मतलब आप अपना फेवरेट बना लिया। अगर आपको UPSI में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग के लिए अपना बेस्ट मतलब फेवरेट बना लीजिए। दूसरा, अगर आपको फेवरेट बनाना है तो दूसरा बनाओ फेवरेट हिंदी को, या हिंदी को, यानी कि 40 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। लेकिन हिंदी इतनी इजी नहीं आती जितनी यूपी कांस्टेबल की हिंदी आती है। UPSI की हिंदी थोड़ी सी अपर लेवल की आती है। मतलब इसका जो लेवल है मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, लो लेवल नहीं आता। एकदम अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं UPSI में हिंदी के। तो हिंदी के लिए कुछ स्पेशल बुक होती हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या बुक्स हैं, कौन सी बुक हमें टारगेट करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट बुक की क्या प्लेलिस्ट होनी चाहिए वो मैं आपको अच्छे से अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या तरीका होना चाहिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो हिंदी के जो 40 क्वेश्चन है, एक मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल के आते हैं, तो इसके लिए कुछ बुक आती है, वो आप आराम से पढ़ के मतलब 35 से 40 के बीच में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। करने वाले हिंदी में 40 में से 40 का स्कोर करते हैं। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है हिंदी में, तो उम्मीद मान के चलिए जो मैं आपको बताऊंगा बुक कंटेंट या प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसमें देखेंगे कि आप आसानी से 35 से 40 क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद मतलब पहला आपका टॉपिक मेन क्या है, रीजनिंग। दूसरा टॉपिक क्या है, हिंदी। हिंदी को आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। इसके बाद हिंदी की बात होगी, मैथ की बात होगी, रीजनिंग की बात होगी। अगला बचता है GK GS का। क्या है, GK एंड GS। ये टॉपिक क्या है, इसके आते हैं 40 क्वेश्चन। इसमें डाइवर्सिटी बहुत है, विविधता बहुत है इसमें GK GS में, कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसका GS जैसे कांस्टेबल है या अदर वनडे एग्जाम होते हैं और भी एग्जाम, उससे पैटर्न थोड़ा अलग है। उसका पैटर्न समझते हैं। इसका एक जो स्टेप है इसमें आता है पॉलिटी। दूसरा क्या है इसमें, मूल विधि। और तीसरा जो पोर्शन बचता है, पहला पोर्शन है इसका पॉलिटी का, दूसरा पोर्शन है इसका मूल विधि का। तीसरा जो पोर्शन आता है इसमें, इसमें कुछ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जानते हैं हिस्ट्री। दूसरा क्या है, जियोग्राफी।
तीसरा क्या है, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, सीए। इसके बाद स्टैटिक जीके, क्या है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। तो ये सब पोर्शन क्या है, ये जीके का पार्ट है। एक पार्ट ये है पॉलिटी और मूल विधि का, दूसरा पार्ट ये है, मतलब 5-6 सब्जेक्ट है टोटल। इसमें से क्या है, जो पॉलिटी है और मूल विधि है, इन दोनों को मिला के आपके लिए 24 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिर्फ 2 सेक्शन को मिला के आपको, पॉलिटी और मूल विधि को मिला के आप लगभग क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने देखने को मिलते हैं, 24 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलते हैं। इसके बाद जो ये अदर पोर्शन है, यानी कि 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, इंक्लूड करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इन सबको यूपी ऐसा है कि जो जीके है इसमें करंट अफेयर का इतना बड़ा रोल नहीं है कि जैसे करंट अफेयर अगर 40 क्वेश्चन है तो 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर नाम मात्र के लिए पूछी जाती है। मुश्किल से मुश्किल अगर करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना है इसमें, क्योंकि करंट अफेयर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, तो करंट अफेयर इतना आपको दिमाग मतलब सरदर्द लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद साइंस है, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सबको मिला के जो क्वेश्चन आते हैं वो 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीके जीएस में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, पॉलिटी एंड मूल विधि। अब अगर मैं पॉलिटी और मूल विधि दोनों की बात करूं कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा आती है, क्या है, पॉलिटी प्लस मूल विधि। तो पॉलिटी और मूल विधि का जो सेक्शन है, इसमें पॉलिटी के कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन की जीएस आ रही है, उसमें से 16 से 18 क्वेश्चन किसके हैं, इंडियन पॉलिटी से सीधे सीधे आ रहे हैं। इसके बाद जो मूल विधि है, इसके 6 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम अधिकतम नंबर 6 से, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 से 8 है, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आए अभी तक। तो ये है जीएस का पार्ट। तो अब अगर जीएस में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है तो वो है पॉलिटी। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, हमें कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने आपके लिए बताया पहले, सबसे ज़्यादा ध्यान दो आप रीजनिंग पर, क्योंकि आपके लिए रीजनिंग कम से कम 50 क्वेश्चन दे रही है। इसके बाद अगर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना तो दूसरे नंबर पर तो वो है हिंदी। हिंदी पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए हिंदी को, क्योंकि रटने वाली चीज़ें होती हैं, आप आराम से उसे रट के 40 क्वेश्चन तक, 35 से 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरा, अगर जीएस में स्पेशल बात करूं तो जीएस में आता है इंडियन पॉलिटी, क्योंकि जो बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी करता है उसका सबसे कमज़ोर सेक्शन होता है वो होता है जीके और जीएस। उसे समझ ही नहीं आता कहाँ से जीके जीएस पढ़ना चाहिए। तो जो जीके का पार्ट है 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट से ही आपको 16 से 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए टॉपिक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटी पढ़ना कैसे है, क्या हम पॉलिटी कैसे पढ़ें कि सारे क्वेश्चन हमारे लिए मिल जाएं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाए। आपको एक एक सेक्शन, क्योंकि इंडियन पॉलिटी इतना इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कि बताओ आर्टिकल 17 में क्या है, बताओ आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 11 में क्या है, कि नागरिकता का भाग कौन सा, तो मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो अब लेवल बढ़ चुका है इसका, कुछ स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंडियन पॉलिटी का जब मैं आपको एकदम बेसिक से संविधान पढ़ाऊंगा। आप उसमें देखेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो बस आपको कंटिन्यूस, जब मैं पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करूंगा, आपको फ्री बैच रहेगा जिसमें आप पॉलिटी आसानी से सीख सकते हैं।
अगर आपके लिए यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो पॉलिटी तो आपको आनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन भी होता तब भी आपके लिए इंडियन पॉलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रशासन शासन के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी हमें सारा कुछ सिखाती है कि प्रेसिडेंट के अधिकार क्या होते हैं, हमारे खुद के राइट क्या होते हैं, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। ये बहुत सारी बातें होती हैं जो इंडियन पॉलिटी में हमें पता चलता है। तो इंडियन पॉलिटी इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद बात करूँ मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जीके, स्टैटिक जीके, ये भी मैं पोर्शन आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा, ताकि कि क्योंकि इनमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इन तीनों में 4-5 महीने खपा दें, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और हर बार आते हैं। जैसे मिडेवल की बात करूं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत बहुत मतलब टाइम लाइन में रहने वाले टॉपिक हैं। मतलब इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। वैदिक एज यानी वैदिक सभ्यता, इनसे क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, आपको पता चलता है उनका क्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं, मैं आपको बताऊंगा, आसानी से उनको आप कवर कर सकते हैं। ऐसे ही जियोग्राफी जियोग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे अब तक पूछे गए हैं, वो आपको पूरा एनालिसिस कराऊंगा, पुराने पेपर्स कराऊंगा, पुराने पेपर्स दिखाऊंगा आपके लिए। तो आपको एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन करने, हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे इकोनॉमी में जैसे आप 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य है, इसके क्या उसका मोटिव था, क्यों आई थी पंचवर्षीय योजना, क्या टाइम पीरियड था इसका, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, किसके कार्यकाल में आई। तो ये सब बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि आप बैंकिंग सिस्टम से आता है कि रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, SLR, CRR, RR, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या क्या होते हैं। तो यही से क्वेश्चन आपको बैंकिंग में पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो वही टॉपिक कराऊंगा आपके लिए जो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं आपसे। बाकी स्टैटिक और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का जो मॉर्निंग में आपके लिए क्लास मिलेगी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आपको वो क्लास देखते रहिए। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में आपके लिए कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल आपको सबका सिलेबस समझ में आ गया कि जो रीजनिंग है वो कैसे पढ़नी है, रीजनिंग लिए कौन सी बेस्ट बुक है। अब आप कहेंगे कि इंडियन पॉलिटी के 16-17 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए कौन सी बुक है। तो आपके लिए प्रॉपर बुक भी इसी मतलब यूपीएसआई को स्पेशल टारगेट करते हुए कि यूपीएसआई में अब तक क्या कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेस आप वो बुक पढ़ते हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे जैसे आप जुड़ते रहेंगे तो आपको लिंक वगैरह शेयर करके आपको बुक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। एकदम उसी की ओरिएंटेशन मतलब यूपीएसआई उसी के हिसाब को देखते हुए वो बुक बनाई गई है, ताकि आपके लिए यूपीएसआई में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएसआई का बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। 160 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 400 नंबर के आते हैं और 2 घंटे का इसमें समय होता है। आपको मैं वो भी बताऊंगा कि जो टाइमिंग मतलब 160 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। आप वीडियो आप मतलब कंटिन्यूस देखते रहिए, तो आपको मैं सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूँ आपसे कि जो हम जीके जीएस का में कैसे पढ़ेंगे, अपने जीके जीएस को कैसे कवर करते हुए चलेंगे। तो उसका एक फॉर्मेट समझ लीजिए, जीके एंड जीएस, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा। मैंने बताया आपको कि हम इनको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। क्या कौन कितने पार्टों में पढ़ेंगे, इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा पॉलिटी का। पहला पार्ट कौन सा होगा हमारा, पहला पार्ट होगा हमारा पॉलिटी का, जिसमें हम बेसिक से जानेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। संविधान क्या है, संविधान क्यों है, संविधान से हमें क्या लाभ होता है, संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारा का सारा एकदम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। इसको विस्तार से समझते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे सारे जो टॉपिक होते हैं एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आपको वीडियो प्रॉपर वे में देखने चाहिए, मतलब आप देखते रहिए। पहला पोर्शन पढ़ेंगे हम इंडियन पॉलिटी का। दूसरा जो पोर्शन होगा हमारा वो किसका होगा, मूल विधि।
दूसरे पोर्शन में पढ़ेंगे हम मूल विधि। पहला पोर्शन पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, दूसरा मूल विधि। मतलब इन दोनों को मिला के हमारे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन क्या है फिक्स हो गए। 20 से 25 क्वेश्चन हमारे इस दो पोर्शन से कवर हो गए। इसके बाद जो आगे देखेंगे, इसके बाद आगे क्या देखेंगे हम, मैंने बताया अभी आपको हिस्ट्री, दूसरे पे क्या साइंस, तीसरे पे क्या देखेंगे जियोग्राफी, चौथे पे क्या सेक्शन देखेंगे हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पांचवें पे क्या है स्टैटिक जीके, और छठवें पे हम देखेंगे करंट अफेयर। क्या 6 नंबर पर देखेंगे हम करंट अफेयर। तो इस सारे पोर्शन को हम अलग से पढ़ेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियोग्राफी, ये पोर्शन हमारा अलग रहेगा, और पॉलिटी और मूल विधि का सेक्शन अलग रहेगा। तो आपको पहले स्टार्ट करते हैं हम आज इंडियन पॉलिटी। क्या स्टार्ट करेंगे हम इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का ये एक डेमो क्लास है, सिर्फ आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं कि क्या हमें कंटेंट मिलेगा, कैसे हम इसको पूरी पॉलिटी को कैसे हमें समझ में आए कि इंडियन पॉलिटी है क्या। तो इस सारे मतलब प्रॉपर वे में इसको समझते चलेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। क्या देखेंगे हम भारतीय राज व्यवस्था, और दूसरा क्या है इसमें आता है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारतीय संविधान। ठीक है, पहला सेक्शन क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, और दूसरा सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान। संविधान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, इस ये सब सारी चीजें जानेंगे। तो पहले देखते हैं हम क्या संविधान। क्या संविधान। तो संविधान जो शब्द है दो चीज मतलब दो जो शब्दों को मिलके बना है। कौन कौन से शब्दों को मिलके बना है, एक तो सम, क्या सम प्लस विधान। क्या सम प्लस विधान। सम का अर्थ क्या है यहाँ पर, सम का अर्थ है यहाँ समान या फिर एकजुटता, समानता। तो ये बहुत सारे मीनिंग होते हैं सम के, यानी कि समान, एकजुटता, ठीक है, समानता। तो इसका अर्थ है समानता। और विधान का अर्थ है लॉ या फिर नियम, नियम कानून, यानी कि सभी के लिए एक नियम कानून, सभी के लिए समान नियम कानून क्या है संविधान। समान विधान, सभी के लिए समान विधान क्या है संविधान। तो ये हो गया संविधान का मतलब संधि विच्छेद के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो संविधान का संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस विधान इक्वल्स टू संविधान। ठीक है, संविधान सम प्लस विधान। सम का अर्थ है या समान, सब यानी कि एकजुटता, समानता, और विधान का मतलब है लॉ या फिर नियम। तो सभी के लिए समान नियम ही क्या है संविधान। आगे देखते हैं, आगे समझेंगे कि ये तो था संविधान। अब संविधान को जानने से पहले कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था यानी कि भारतीय राज्य की व्यवस्था, कि भारतीय राज्य क्या है। भारतीय को पहले संविधान समझा कि संविधान क्या है, फिर उसके पहले देखते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था है क्या। जो जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं पहले उसको समझते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था है क्या। क्या देखते हैं पहले भारतीय राज व्यवस्था क्या है, भारतीय राज्य की व्यवस्था। तो भारतीय राज्य की व्यवस्था, तो भारतीय राज्य कैसे हो गया, क्या
भारतीय राज्य की व्यवस्था। तो भारतीय राज्य क्या है, तो ये समझते हैं पहले राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है, अगर आपको पता होना चाहिए कि आप इंडियन पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राज्य यानी कि राज्य क्या होता है। तो राज्य के लिए कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, तो राज्य होने के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने, किसी राज्य होने के लिए अनिवार्य तत्व कितने होते हैं, 4। कौन कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं, तो पहला होता है भूमि, दूसरा होता है जनसंख्या, चौथा होता है सरकार, और तीसरा होता है सरकार, चौथा होता है संप्रभुता। क्या होता है, संप्रभुता। क्या है, पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी। लैंड भूमि, जनसंख्या पॉपुलेशन, एंड सरकार गवर्नमेंट, और सोवरेनिटी या फिर संप्रभुता। अगर कोई राज्य को आपको देखना है, तो एक राज्य को देखने के लिए आपको ये चारों तत्वों को देखना आवश्यक है। पहले आप देखेंगे भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। जिसके भी पास ये चारों चीज होंगी वो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे हम राज्य। तो देखते हैं भारत क्या है, राज्य। मैं कह रहा हूँ भारत है एक राज्य, तो राज्य कैसे है, तो इन चारों चीजों को समझते हैं। क्या भारत के पास भूमि है, आप भारत पे इन चारों चीज़ों को अप्लाई करवा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया राज्य है या देश है या राष्ट्र है, वो क्या है। क्या भारत के पास भूमि है या फिर लैंड है, तो बिल्कुल है। भारत की एक उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक सारी सीमा डिफाइन, एक यानी कि निश्चित भूभाग भारत के पास है। तो भारत के पास भूमि तो है। कितना मतलब इस जो उत्तर भारत के पास भूमि का क्षेत्र कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इंडिया का टोटल भूभाग इतना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का भूभाग है। तो इंडिया के पास भूभाग तो है। दूसरी बात है जनसंख्या। क्या इंडिया के पास पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या है, तो बिल्कुल है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, यानी कि भारत में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है इंडिया। यानी कि चाइना को भी पीछे पछाड़कर हमारा इंडिया टॉप पर आ गया, किसमें, पॉपुलेशन में। तो इंडिया के पास पॉपुलेशन है। क्या इंडिया के पास सरकार है, तो बिल्कुल सरकार है। केंद्र सरकार जो पूरे इंडिया पर रूल करती है, तो भारत के पास सरकार है, एक सशक्त सरकार है, मोदी सरकार। इंडिया के पास एक सशक्त सरकार है, एक मोदी सरकार है। तो बिल्कुल सरकार है इंडिया के पास। चौथा जो पॉइंट है संप्रभुता, आपको तीनों पॉइंट तो एकदम क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि भूमि, जनसंख्या, सरकार। चौथा पॉइंट है संप्रभुता या फिर सॉवरेनिटी की संप्रभुता है क्या। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए कि वैसे समझते मतलब डायरेक्टली समझते हैं कि संप्रभुता या फिर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है अपना सेल्फ डिसीजन खुद से लेना, यानी कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में कितने स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता ही हमारी क्या है, संप्रभुता को दर्शाता है कि हम अपने निर्णय लेने में कितने ज्यादा स्वतंत्र हैं। तो यही मतलब होता है कि हम की स्वतंत्र यानी सोवरेनिटी का मतलब होता है हम अपने या फिर भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। यानी कि मान लो इंडिया को अमेरिका या फिर मान लो इंडिया को रूस से किसी हथियार वगैरह की डील करनी है, और अमेरिका उससे मना करे कि ये डील आप नहीं करोगे, तो इंडिया क्या नहीं करेगा। तो अगर इंडिया के हक की बात है, इंडिया की बात है, इंडिया को जरूरत है उस चीज़ की, तो अमेरिका की बात क्यों मानेगा। तो इंडिया इसीलिए बात नहीं माने क्योंकि इंडिया क्या है, एक सॉवरेन कंट्री या फिर संप्रभु देश है। तो संप्रभुता का मतलब आपको समझ में आया कि संप्रभुता का मतलब इतना है कि अपना डिसीजन खुद से लेना, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को खुद से लेना ही क्या है, अपना संप्रभुता कहलाता है। तो भारत के पास संप्रभुता भी है, यानी कि ये चारों सेक्शन, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, चारों सेक्शन किसके पास है, भारत के पास है। और यही चारों सेक्शन होते हैं तो ये राज्य कहलाता है। तो भारत भी क्या हो गया, भारत एक राज्य हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये यूपी, एमपी, बिहार, ये सब क्या है, ये भी तो एक राज्य है, इनको भी तो हम राज्य कहते हैं।
तो इनको अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह या न्यूज आप देखते होंगे तो इनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, प्रांत। क्या आपने कभी पढ़ा होगा प्रांत शब्द का नाम? तो ये क्या है, ये जैसे उत्तर प्रदेश का तो नाम ही था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश का नाम था मध्य प्रांत, तो ये सब क्या है, हम इनको प्रांत बोलते हैं। अच्छा, इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास राज्यों के पास भूमि तो होती है, जनसंख्या होती है, सरकार भी इनके पास होती है, क्योंकि राज्य जितने हमारे 28 राज्य हैं सबके पास स्टेटों में राज्य सरकार है, सबके पास राज्य सरकार है। और जो जनसंख्या, सब राज्यों के पास जनसंख्या है, उसके बाद सरकार, सारे राज्यों में सरकार है, और सभी जो राज्य हमारे उनके पास एक भूमि डिफाइन है, यानी कि उत्तर प्रदेश का भूभाग इतना है, मध्य प्रदेश का भूभाग इतना है, तो इनके पास भी क्या है, भूमि का एक निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है। इनके पास क्या नहीं है, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता नहीं है। एक एग्जाम्पल से ये भी समझते हैं कि इनके पास संप्रभुता है या नहीं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश को किसी विदेश से, इजराइल से कोई डील करनी है, बिना भारत सरकार की परमिशन से कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जहाँ भी परमिशन शब्द जुड़ जाता है वहाँ संप्रभुता या फिर सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है। तो इन प्रांतों के पास या फिर राज्यों के पास क्या नहीं है, सॉवरेनिटी या फिर संप्रभुता नहीं है। तो किसी राज्य होने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य तत्व कौन सा है? आपको यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि एक राज्य होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे आपके लिए, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा महत्व किस शब्द का है? तो सबसे ज्यादा महत्व है संप्रभुता शब्द का। यानी कि एक राज्य होने के लिए सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो सबसे अनिवार्य तत्व है संप्रभुता। तो आपके लिए, तो अब हम इनको क्या है, राज्य क्यों बोलते हैं? तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको ये राज्य शब्द से अच्छा शब्द शायद नहीं मिला होगा, इसीलिए आज भी हम इनको राज्य का ही शब्द देते हैं। लेकिन इनके पास क्या नहीं होता? तो इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास संप्रभुता नहीं होती। तो आपको उम्मीद है कि इतना पोर्शन समझ में आया होगा कि भारत क्या है, एक राज्य है, और राज्य होने के लिए 4 तत्वों का अनिवार्य होना जरूरी है, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये आपके एग्जामों में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी से लेके यूपीएससी तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक राज्य होने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो वो है संप्रभुता। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि भारत क्या है, एक राज्य, और राज्य क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वो भी आपको समझ में आ गया। उसके लिए सबसे अच्छा जो राज्य हमारा, उनके लिए प्रांतों का शब्द ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, प्रांत। अगर हम प्रांत बोलेंगे, मध्य प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, तो वो सब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कि हमें संविधान क्या है। क्या संविधान? अब हम देखेंगे संविधान। आपको यहाँ तक का सेक्शन समझ में आया होगा कि संविधान मतलब राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत का एक राज्य, राज्य होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। अब देखेंगे हम संविधान। सबसे पहले जानेंगे हम कि संविधान क्या है। सबसे पहले जानेंगे हम संविधान क्या है। क्या है सबसे पहले जानेंगे, अगर हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान को जान तो लेंगे संविधान क्या है। तो संविधान है क्या? संविधान एक रूल बुक है, किसी भी देश का या किसी भी संगठन के नियमों का एक संग्रह होता है, लिखित या अलिखित रूप से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि संविधान कहीं लिखित भी हो। संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित भी होता है, एक अलिखित भी होता है। ठीक है, रिटिन एंड अनरिटिन दोनों तरीके का होता है। तो संविधान एक नियमों का एक समूह है, एक संगठन है, जहाँ किसी संगठन को, किसी देश को, किसी भी नियम मतलब किसी चीज को चलाने के लिए जो जरूरी अनिवार्य नियम होते हैं, तो उन सारे नियमों का संकलन ही क्या है, तो वो होता है संविधान। यानी कि संविधान, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में बात करें, परिभाषा आप नोट करिए। परिभाषा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी शासन को वैधता प्रदान करता है। क्या है इसकी डेफिनेशन लिखिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी शासन को वैधता प्रदान करता है। यानी कि किसी शासन को, इसमें शब्द आया शासन, क्या है, यानी कि ये शासन है क्या, किसी भी शासन को क्या है, वैधता प्रदान करता है। तो
तो ये शासन शब्द क्या है? देखो शासन के 3 अंग होते हैं। क्या है? शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? शासन के कितने अंग होते हैं? तो शासन के होते हैं 3 अंग। पहला क्या है? विधायिका। दूसरा अंग है हमारा कार्यपालिका। और चौथा अंग है हमारा न्यायपालिका। अब आपको संविधान क्या है एकदम अच्छे से समझ में आएगा। शासन के हैं 3 अंग। मैंने डेफिनेशन में बताया कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है या फिर वैलिडिटी प्रदान करता है। अब आप समझिए, जैसे विधायिका, विधायिका को हम 2 स्तर पर देखते हैं। एक राज्य की विधायिका होती है, केंद्र की विधायिका होती है। जो केंद्र की विधायिका होती है हम उसको कहते हैं संसद। क्या है? केंद्र की विधायिका को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम संसद। और राज्य की विधायिका को हम बोलते हैं विधानमंडल। क्या है? केंद्र की विधायिका को हम बोलते हैं संसद और राज्य की विधायिका को बोलते हैं विधानमंडल। जैसे जो संसद है, केंद्र की विधायिका संसद, संसद मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो 3 चीजों से मिलकर संसद बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या है 3 चीज संसद की? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। अब मुझे बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका होता है 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का। तो इनको यो वैलिडिटी मिल रही है, वैधता मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है? क्या लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में वैधता इसके लिए 5 वर्ष की प्रदान की गई है। तो हमारे संविधान ने वैधता इसके लिए 5 वर्ष की प्रदान की गई है। क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा संविधान ही हमारे लिए 5 वर्ष की वैलिडिटी प्रदान करता है। तो आपको परिभाषा समझ में आ रही होगी कि संविधान क्या है। एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। जैसे राज्य विधानमंडल में 2 चीज आती है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये हमें वैलिडिटी कहाँ से मिल रही है? तो वैलिडिटी हमें मिल रही है संविधान से। अब आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। ठीक है। तो अब आपको वैधता का मतलब समझ में आ गया होगा कि वैधता कौन सी प्रदान करती है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, इन सबको वैधता ही तो प्रदान की गई है, तभी तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो विधायिका केंद्र के स्तर पर विधायिका होती है संसद, राज्य के स्तर पर विधायिका होती है विधानमंडल। इसके बाद विधायिका का कार्य क्या होता है? ये लोकसभा राज्यसभा होती है, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य तो यही होता है ना, कानून बनाना। ये कोई नियम और रेगुलेशन ही तो बनाते हैं बैठ के। संसद आपस में जो सांसद होते हैं, राज्य विधानमंडल के जो विधायक होते हैं, आपस में मिलकर एक जगह बैठते हैं, जिसे संसद बोलते हैं। वहां बैठ के कानून निर्माण करते हैं। तो जो विधायिका का कार्य होता है उस कानून को बनाना। विधायिका कार्य करती है कानून बनाना और उसको लागू करना, और कार्यपालिका होती है उस कानून को लागू करवाना। कार्यपालिका का काम होता है जो नियम कानून विधायिका ने बनाया है उसे वो लागू करवाए, उसे लागू करे, खुद पे लागू करे। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? न्यायपालिका जो कानून बनाया है संसद ने उसकी रक्षा करना किसका काम होता है? तो वो कार्य होता है हमारी न्यायपालिका का। तो आपको तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या कार्य होता है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही पढ़ते हैं। इसमें आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना सेक्शन समझ में आया होगा कि भारत राज्य क्या है, संविधान क्या है।
अभी आगे हम जानेंगे संविधान क्यों है, संविधान कैसे है, संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने अनुच्छेद है, सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे, सारी अनुसूचियां पढ़ेंगे। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है शानदार तरीके से। इसकी कोई भी फीस नहीं है, आपको यानी कि फ्री में आपको बिना पेड के आपको ये पूरा सेक्शन मिलेगा इंडियन पॉलिटी का। और गारंटी से आप पॉलिटी में अगर 16 क्वेश्चन आते हैं तो 16 आप करके आएंगे, ये मेरी उम्मीद है। बस आपको कंटिन्यूस देखते रहना है, पॉलिटी को समझते रहना है। जितना मैंने बताया आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप कहीं भी बता सकते हैं कि राज्य क्या होता है और देश क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर के साथ कि कैसे कैसे हम संविधान को पढ़ेंगे। अब ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके यूपीएससी या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। और बाकी के जो नोट्स वगैरह हैं मैं आपको टेलीग्राम वगैरह इन सब पर प्रोवाइड कराऊंगा एकदम फ्री। इसकी भी कोई फीस नहीं होगी, आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके फ्री में आप सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।